big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Divya Wadhwani, your economics teacher. Today we'll be solving the final part of economics specimen paper for 2024 examinations. जो last question है, last two questions हैं even, जिसमें balance of payment और national income के questions दिए गए हैं. ठीक है, तो first we will understand कि ये questions कैसे आते हैं. तो we have already done till here. ठीक, जिसमें हम लोग ने मल्टीपल ऑप्शंस लॉन्ग आंसर्स 2 और 6 मार्क्स के सॉल्व किए थे. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 के भी दो हिस्से हैं. एक ये वाला हिस्सा है जिसमें आप ये वाला 2 वाला क्वेश्चन और ये 6 वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे. इन केस यू आर नॉट एबल टू डू दिस वन और आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो सेकंड ऑप्शन इज देयर. अगेन अगर आप ये सेकंड ऑप्शन लोगे देन ऑल्सो यू विल टेक द होल ऑफ दिस, नहीं तो ऊपर वाला होल ऑफ दिस. ठीक है, इसके बाद 13th क्वेश्चन इज दैट जिसमें बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक केस स्टडी दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया है. यू हैव टू रीड इट, एनालाइज इट और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ओके, तो फर्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन जिसमें हम लोग सबसे पहले नेशनल इनकम के ही दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे. तो वी विल मूव हियर जहां पर यही वाला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है. ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है दैट कैलकुलेट नेशनल इनकम. दो मेथड्स यू हैव टू टेक, जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है इनकम मेथड एंड सेकंड इज गिवन इज एक्सपेंडिचर मेथड एंड यू हैव मल्टीपल थिंग्स आर देयर, मल्टीपल आइटम्स आर देयर और आपको इसके आंसर को सॉल्व करना है. ऑब्वियसली इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग योर आंसर शुड बी सेम. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द इनकम मेथड जिसका यहाँ पर आई हैव रिटन दिस कि जो जो चीजें इसमें दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले उसमें आएगा मेरा प्रॉफिट. ओके, आफ्टर दैट रेंट, देन इंटरेस्ट एंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड मिक्स इनकम. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल ब्रिंग आउट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट वी विल टेक दैट इज 800. ठीक है, उसके बाद वी विल टेक रेंट दैट इज 400. उसके बाद नेक्स्ट गिवन इज इंटरेस्ट, वी विल मूव टुवर्ड्स इंटरेस्ट दैट इज 620 की 600 थी 600 इज इंटरेस्ट. उसके बाद इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कहाँ गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दैट इज 1200. ठीक है, एंड देन वी विल प्लस इज मिक्स्ड इनकम that is mixed income of self-employed that is 700. तो ये हो गया मेरा 1200 प्लस 1200 2400 3100 एंड 3720. ठीक है, ये आ गया आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और ये आएगा आपका क्रोर्स में. ठीक, व्हेन यू हैव एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है ना. तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यू हैव टू ब्रिंग आउट. तो उसके लिए व्हाट यू विल डू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से क्या माइनस करोगे या क्या क्या प्लस करोगे, यू विल एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यू विल प्लस. ठीक है, तो इट विल बी रुपीज 3720 प्लस इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज -20. तो इट विल बी प्लस -20. ये 20 आपने यहां से हटा दिया, माइनस कर दिया, तो आंसर विल बी 3700 करोड़ रुपीज. ओके, यूनिट्स लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड. तो एक्सपेंडिचर मेथड के भी दो हिस्से यहाँ पर दिए हुए हैं. सबसे पहले दिया हुआ है इसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो ये तो ढूंढना पड़ेगा मुझे इधर, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं. ओके, तो इट इज गिवन एज, देखो सबसे पहले इसमें जीडीपी एट एमपी, मतलब जो भी आपके यहाँ पर आइटम्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चीज निकलेगी दैट इज जीडीपी एट एमपी. तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 1100 रुपए. ओके, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है अब नेट डोमेस्टिक. आई होप दिस पार्ट इज विजिबल टू यू ऑल.
₹770 इज गिवन एज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और आपको चाहिए ग्रॉस, तो यू विल एड ग्रॉस। नेट से ग्रॉस जाने के लिए जब हम लोग ग्रॉस से नेट जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, यहाँ पर हम लोग उसी को ही प्लस कर देंगे। तो यू विल टेक दिस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जिसको आप जोड़ दोगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 130। तो दिस विल बी योर ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 900 रुपीज। ठीक, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज 900 प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 2000। ठीक है, उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इसमें दिया हुआ है दैट इज -30। तो ये हो गया मेरा -30। अब यहाँ पर 2000 प्लस 2000 4000, और इट विल बी ₹3970, जो आपका माइनस 4000 ये आया ना, इट विल बी डन एज 4000 -30, तो इट विल बी 3970 crores. You will mention the units as well. ठीक, जब ये निकल गया, ये मेरा निकला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस से हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे। तो व्हेन यू विल मूव टुवर्ड्स जीडीपी एट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो सबसे पहले इसमें आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस दैट इज गिवन हियर एज रुपीज। आंसर आपका क्या आया था 3970। उसी में आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, इट विल मूव फ्रॉम डेप्रिसिएशन, इट विल मूव फ्रॉम ग्रॉस टू नेट। तो डेप्रिसिएशन यहाँ था कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 130, हमने ये माइनस किए। फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम लोग उसमें प्लस करेंगे, सो दैट हम उसको क्या बना सकते हैं, डोमेस्टिक टू नेशनल बना सकते हैं। तो ये हो गया मेरा -20, और उसके बाद यू विल माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस टू मेक इट फ्रॉम मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर 120। ओके, तो 120। अब देखो ये सारी चीजें जो है वो इवेंचुअली माइनस में ही चली जाएंगी, तो इट विल बी शोन एज, रुको थोड़ा सा और इसको नीचे कर देते हैं, हाँ, इट विल बी शोन एज 3970 यहाँ पर। ठीक है, माइनस 130, 20 और 120, तो 120 और 130 250, 250 और ये 270, तो ये हो जाएगा आपका 270। 3970 से 270 माइनस करोगे तो अगेन योर आंसर विल बी 3700 करोड़ रुपीज। ओके, अब ये मेरा पहला क्वेश्चन था जो हम लोग ने सॉल्व किया है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन था जो सॉल्व किया है हमने, जिसका आंसर दोनों ही सॉल्यूशन से 3700 करोड़ आया है। हम आपको इसका जो कॉपी सॉल्यूशन वाला वर्जन है वो हम सेंड कर देंगे along with the paper, टेलीग्राम पर। आई विल सेंड यू दैट। ओके, अब देखो, अब इसमें दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन ऑप्शंस में, बाकी हम लोग सॉल्यूशंस भी करेंगे। तो इसमें अब आपसे क्या पूछा गया है, यू हैव बीन आस्क्ड जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, फैक्टर कॉस्ट का कुछ भी नहीं पूछा गया। अगर फैक्टर कॉस्ट पूछा जाता तब हम लोग इसकी वर्किंग शो कर दे, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज की, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज करते, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोग निकाल देते उसमें। तो अब हम लोग को इसकी वर्किंग नहीं शो करनी है, ये सिर्फ हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट का कुछ भी इसमें नहीं है, तो हम लोग उसकी वर्किंग नहीं शो करेंगे। तो वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस, जिसमें दूसरा क्वेश्चन। ओके, यही है ना, हाँ ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें सबसे पहले दिया हुआ है जीडीपी एट एमपी। तो सबसे पहले हमने लिया ये वाला पार्ट, जिसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीजें। सबसे पहले दिया हुआ है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 500 रुपीज लगाना इज नेसेसरी। रुपीज 500 करोड़ में है, तो आप ब्रैकेट्स में कहीं पर लिख सकते हो उसको इन करोड़, या फिर यहां पर भी लिख सकते हैं इन करोड़।
ठीक है। फिर ₹500, उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 1000, उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट डोमेस्टिक इज गिवन हियर, अगेन रुको कलर चेंज करें जरा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन हियर एज 200, और उसी में ही यू विल एड दिस डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो इट विल बिकम एज 260, 260। कैसे करके इसको निकाला है, जो आपका नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ही आप डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को जोड़ दोगे, तो योर 200 प्लस 60 विल बिकम 260, वही 260 हमने यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद विल कम इज नेट एक्सपोर्ट्स। कहाँ है नेट एक्सपोर्ट्स, ये है, दैट इज -20। ओके, तो फर्स्ट इट विल बी देयर एज 500, 1500, 1600, 1700, 1760, 1760, फिर -20 प्लस है ना ये नेट एक्सपोर्ट्स, तो इट विल रिमेन एज 1740 करोड़। ठीक है, रुको एक बार आंसर जरा हम रीचेक कर ले। हाँ ठीक है, तो 1740 करोड़ ये आएगा। इसके बाद इसी में ही हम लोग वी विल टेक एनएनपी, तो एट मार्केट प्राइस, जो दूसरा पार्ट उसमें पूछा गया था, 6 मार्क्स है, मतलब 3 मार्क्स यू विल गेट फॉर ईच पार्ट, ईच करेक्ट पार्ट। फिर है जीडीपी एट एमपी, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसी में से ही जीडीपी एट एमपी था, तो हमें क्या करना है, हमें ग्रॉस और ये निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया 1740 रुपए, ये माइनस कर दोगे इसी में से डेप्रिसिएशन, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या फिर डेप्रिसिएशन कितना था आपका 60 रुपीज, 60 हमने ये माइनस कर दिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस 10 ये वाला कर दिया, प्लस -10। ठीक है, तो इट विल रिमेन एज माइनस माइनस ये 70, तो ये हो जाएगा मेरा 1670 रुपए। 1740 में से 70 माइनस किया तो 40 इधर से 30 उधर से, ये हो गया आपका रुपीज लगाओ इसमें 1670 रुपए। ठीक है, तो ये आपका आएगा एनएनपी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस निकालने को बोला है, फैक्टर कॉस्ट पे नहीं बोला है। अगर इसमें फैक्टर कॉस्ट बोला गया होता, आंसर आपका यहीं पर ही खत्म हो जा रहा है। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू एक्स्ट्रा पार्ट कि इन केस पूछ लिया जाता है व्हेनेवर, वैसे तो ये वाला नहीं आएगा। अब 2 क्वेश्चंस आपको स्पेसिफिक दिए, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट आउटपुट वाला जो मेथड है उसको भी करने की कोशिश करो, उस पर भी थोड़ा सा वर्क करो। ये नहीं कि सिर्फ यही 2 मेथड्स पूछे गए तो हम इवेंचुअली इन्हीं को पढ़ेंगे। 1670 में क्या करना है, यू हैव टू टेक नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये एक्स्ट्रा के लिए है फॉर फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब आपका जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके दिए हुए हैं, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं 100, तो यू विल ऐड 100 माइनस, यू विल माइनस 100 एंड ऐड सब्सिडी। ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके कितने हो जाएंगे 80 रुपीज, यही 80 रुपीज 1670 माइनस 80 कर दोगे तो आ जाएगा आपका 1590 करोड़ रुपीज, और ये हो जाएगा आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर पूछा जाएगा तो। ओके, तो these were the 2 questions, 1740 और 1670 रुपए इसमें आएगा। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन। तो जीडीपी इज 1740 एंड एनएनपी इज, भूल गए हम, 1670 रुपए। ठीक, तो these were the 2 questions. Now we will move towards जो छोटे छोटे से क्वेश्चन इसमें पूछा गया। सबसे पहले पूछा गया इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो सबसे पहले इसमें देखो यहाँ पे लिखा है, यू कैन राइट इट इनटू 2 पॉइंट्स एंड 2 पॉइंट्स इन टेबल फॉर्म। तो सबसे पहले लिखा हुआ है नॉमिनल ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, या नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ये इवेल्युएट किया जाता है प्रेजेंट मार्केट प्राइस में, और यहाँ पर हम लोग इन्फ्लेशन के रेट को कंसिडर नहीं करते, बट रियल जीडीपी में हम लोग इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैलकुलेशन को एनालाइज करते हैं।
सो एज टू अंडरस्टैंड कि रेट ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज मैन्युफैक्चर जो है वो कितनी है. इट इज एक्सप्रेस्ड इन फाउंडेशन ईयर प्राइस. ठीक, जैसे ये प्रेजेंट मार्केट प्राइस में होता है वो फाउंडेशन ईयर के प्राइस में होता है एंड इज रेफर्ड टू एज फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस. ओके, देन ये मेरा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का सबसे मेन डिफरेंस इसमें यही है कि इसमें हम लोग जो है इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट्स को कंसिडर करते हैं और इसमें हम लोग एडजस्टेड रेट्स को, इन्फ्लेशन को कंसिडर इसमें नहीं करते हैं. ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला हम लोग ने सॉल्व कर लिया. फिर आता है इसी का दूसरा हिस्सा जिसमें पूछा गया है कि ट्रांसफर इनकम्स और विंडफॉल गेन्स को क्यों हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते. तो यहाँ पर इट इज गिवन, इसको मैं कैसे हटाऊं, पहले इधर कर देते हैं, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट. ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है दैट ट्रांसफर, ओहो बहुत समस्या है ये सब. यहाँ पे ये ऐसे शो हो जाएगा. ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है दैट ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम क्योंकि इट इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटी और कोई भी वैल्यू एडिशन इसमें नहीं हो रहा है. तो विंडफॉल गेन्स, अचानक से कोई गेन हो जाएगा, रेगुलरिटी ऑफ इनकम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो नहीं हो रहा है, और ट्रांसफर इनकम, ये दोनों ही चीजें आर नॉट इंक्लूडेड क्योंकि वो किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एडिशन नहीं कर रहे हैं. ओके, तो उसके बाद बस यही दो क्वेश्चन है जो आपसे थ्योरी में पूछे गए थे. नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स आवर पैसेज. अब पैसेज में देखो क्या बोला गया है कि इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो हैं दैट इज मर्चेंडाइज एंड सर्विस कंबाइंड in April and December was estimated, very important point, estimated to exhibit, हम लोग ने अनुमान लगाया था कि उसमें एक पॉजिटिव ग्रोथ होगी 16% की over the same period last year. 1 मिनट. Okay, as India's domestic demand has remained steady amidst the global slump, ओवरऑल इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स इतना दिखाया था और इम्पोर्ट्स के लिए हम लोग ने अनुमान लगाया था, एस्टिमेट किया था कि 25% बढ़ जाएगा. 25 मतलब इट विल शो अ ग्रोथ ऑफ दिस मच. दोनों ही चीजें, ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट इंडिकेट अ डाउन टर्न, लेकिन वहां पर क्या हुआ, चीजें ऑपोजिट हो गई. अ डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ लेस डिमांड इन की डेस्टिनेशंस, जैसे कि यूरोप और यूएस में हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है दैट इज लेस नाउअडेज. इट मे टेक सम मोर मंथ्स फॉर द सिचुएशंस टू इंप्रूव. अब उसके बाद रियलिटी में व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड, नेगेटिव ग्रोथ रेट शो हो गए हैं. ठीक है, वो दोनों के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए स्पेशली मर्चेंडाइज और सर्विस कंबाइंड में, और इंपोर्ट्स के लिए भी. But export exhibit higher negative growth rate than that of imports. But exports में जो है वो ज्यादा नेगेटिव हो गया है ग्रोथ रेट एज कंपेयर टू imports. तो अब सबसे पहला क्वेश्चन इससे पूछा गया कि यहाँ पर किस अकाउंट की बात हो रही है, इज इट कैपिटल अकाउंट और इज इट करंट अकाउंट ऑफ बीओपी. तो यहाँ पर बीओपी के करंट अकाउंट की बात हो रही है. सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आपसे पूछा है. यू आर नॉट सपोज टू राइट एनी मीनिंग, एनी फीचर, एनीथिंग ऑफ दिस. सिर्फ एक आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि आपको सिर्फ उसका आंसर लिखना है. करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, विच अकाउंट इज of BOP is the concern in the extract. So current account of BOP is the concern in this extract. Yeah, in this extract the current account of BOP is the concern, full stop. Okay, moving towards the next question. Mention the components of this account of BOP. 2 नंबर का क्वेश्चन है. तो द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट है सबसे पहले एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स और मर्केंडाइज, कि जो भी मेरे विजिबल आइटम्स है वो इसमें आते हैं, जितने भी गुड्स हैं वो इसी में आती है. उसके बाद दूसरा इज इनविजिबल, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी सर्विसेज, दैट इज बैंकिंग, इंश्योरेंस,
ठीक है, जो आप इधर से उधर जा रही है, उधर से इधर आ रही है, वो दोनों ही सर्विसेज। यूनिलेटरल दैट इज वन साइडेड ट्रांसफर, जो आपके गिफ्ट्स हो गए ये सब। उसके बाद आपके इनकम्स जो हो गई, एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने इधर की हो या हम लोग ने उधर की हो, और उसके बदले हम लोग को जो भी इंटरेस्ट डिविडेंड्स मिल रहा है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। तो ये हो गए आपके कंपोनेंट्स, जिसमें आपसे सिर्फ पूछा गया यू हैव टू मेंशन इट, यू डू नॉट हैव टू डिस्क्राइब इट। तो आपको सिंपली उसके नेम लिखने हैं। हाँ, सर्विसेज लिखा है तो ब्रैकेट में आप उसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, अच्छा लगेगा। अगर कहीं एक आध स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो भी एग्जामिनर खुश होकर के आपको पूरे मार्क्स दे देगा कि बच्चे को आता है। तो एग्जाम्पल्स में आप ऐसे लिख सकते हो, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में अच्छा गिफ्ट्स आते हैं, या वन साइडेड गवर्नमेंट ग्रांट्स आती हैं, एड्स आते हैं, एक कंट्री जो दूसरी कंट्री को असिस्टेंस दे रही है फाइनेंशियल, वो इसमें आता है। तो ऐसे करके आप ब्रैकेट में उसको लिख सकते हो। फिर पूछा गया तीसरा क्वेश्चन इसमें कि विच सिचुएशन, क्या सरप्लस या डेफिसिट यहाँ पर शो किया गया है। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, एक नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट लिखना है। जब हमें नेगेटिव शो हो रहा है समथिंग, तो ऑब्वियसली दिस इज डेफिसिट। यस, कि हम लोग को जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव नहीं मिल रही है, चीजें बढ़ नहीं रही है, चीजें घट रही हैं। ओके, तो दैट इज डेफिसिट। अगर इन केस नहीं आपको एक बार में ये पैसेज पढ़ते हो समझ में आता है, री रीड इट अगेन, आप दोबारा से उसको समझो कि हाँ क्या उसमें बताया गया, या कौन से पॉइंट्स है जिसपे फोकस करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। अब पूछा गया है विच पॉलिसी मेजर, हम लोग रिवैल्यूएशन लेंगे कि डिवैल्यूएशन लेंगे, दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, और यू हैव टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म इन ब्रीफ। सिर्फ दो पार्ट्स पूछे गए, एक एक मार्क्स का, दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर लो। सबसे पहले पूछा गया कौन सा लेंगे, रिवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन, तो वी विल टेक हियर डिवैल्यूएशन। ठीक है, स्टेटमेंट में आप इसको शुरू कैसे करोगे, विच पॉलिसी मेजर डिवैल्यूएशन, तो यहाँ पर लिखोगे डिवैल्यूएशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू रिजॉल्व द सिचुएशन गिवन अबव। और फिर यहाँ पर आता है उसी का ही पॉइंट कि एक कंट्री जो है अपनी जो करेंसी है उसको डिवैल्यूएट कर सकती है। ओके, फिक्स एक्सचेंज रेट के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वो उसको डिवैल्यूएट कर सकती है। लाइक अगर करंट रेट ऑफ जो रुपीज है वो यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग 83 है, ठीक, तो हम उसको कम करके 85 कर सकते। 85 करने का मतलब है कि हमको जो $1 पाने के लिए हमें पहले कितना, $1 पाने के लिए पहले हम 83 रुपीज दे रहे थे, अब उसकी वैल्यू इतनी गिर गई है कि हमको 85 रुपीज देना पड़ता है। ओके, तो ये चीज हो सकती है सो दैट डेफिसिट हो जाए इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इससे क्या हो रहा है, यूएस बाहरी कंट्री को कैसे फायदा होगा कि पहले उनको $1 का इतना मिल रहा था, अब उनको ज्यादा मिल रहा है। तो जब उनको ज्यादा मिल रहा है फॉरेन करेंसी, तो वहां पर इंपोर्ट्स जो है मेरे लिए एक्सपेंसिव हो जाएंगे। भले ही हमको इसको भी सही करना था, लेकिन एक्सपोर्ट्स मेरे चीपर हो जाएंगे फॉरेन कंट्रीज के लिए। फॉरेन कंट्रीज को जो चीज पहले 83 रुपीज, मतलब सिर्फ जो उनको, मतलब इसके कहने का सेंस यहाँ पर सिर्फ इतना है कि जो चीज उनको पहले महंगी पड़ रही थी अब वो चीज उनको सस्ती पड़ेगी वहां पर। इफ फॉरेन डिमांड एंड सप्लाई इलास्टिसिटीज जो है वो फेयरली हाई है, इट विल लीड टू फॉल इन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट जो है वो कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएंगे। इट विल लीड टू द रिडक्शन एलिमिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, का जो डेफिसिट है वो कम हो जाएगा, इम्पोर्ट्स मेरे कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड कि ये जो बीओपी है, दिस अकाउंट, करंट अकाउंट जो है वो कैसे नेशनल इनकम को इन्फ्लुएंस करता है। तो आपको उसमें सिर्फ ये बताना है कि ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है कंट्री के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को, जिसमें जितने भी आइटम्स करंट अकाउंट में इंक्लूडेड होते हैं दे आर क्विकली, दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द एक्सचेंज रेट। तुरंत वो क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं कि अगर एक्सचेंज रेट जो है वो मेरा डिवैल्यू हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम हमारे एक्सपोर्ट जो है वो चीप हो जाएंगे बाहरी कंट्री के लिए। हम लोग का रिस्पॉन्स बहुत तुरंत हो जाता है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको हम लोग जरूरी नहीं कि इक्वल रहे, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, हम लोग उसमें या तो सरप्लस या तो डेफिसिट ही शो होता है। ओके, तो और भी आप इसमें दो चार इसके जो भी पॉइंट्स है यू कैन ऐड इट, बट अभी दो ही पॉइंट्स पूछे गए, 2 ही मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन है, तो हम इसमें 2 ही क्वेश्चन ही इंक्लूड करेंगे।
दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपका इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा सॉल्व हो गया है। नाउ वी विल मतलब इफ देयर इज समथिंग you wish to understand, you can mention it in the comment box. I will send you this solution as well as the paper handwritten solution of the national income question. You can see it there, and if there's anything you wish to understand more, you can mention it in the comment box. Do share it with your friends as well. Do subscribe to my channel. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.